चलो क्लास 9th की साइंस शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। पहले क्लास 6th, 7th और 8th में आपकी बुक का नाम था क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी कि कुछ जानने की जो चाह होती है। अब क्लास 9th में आपकी बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, यानी कि किसी भी चीज़ को डिटेल में जानना। तो अब हम चैप्टर्स को डिटेल में जानेंगे। जैसे पहले अगर हम किसी लीफ को देखते थे तो कहते थे कि वाओ कितनी बढ़िया लीफ है, मगर अब हम इसको डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे कि इसके ऊपर कैसी वेन्स है, इसके ऊपर कैसा डिज़ाइन है लीफ का। तो बेसिकली हमें एक साइंटिस्ट की तरह देखना है। तो चलो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले एक फ़ोटो दी है जिसमें कुछ बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास के साथ प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट तो है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो हमें दिखाता है कि किसी भी चीज़ को डिटेल में कैसे देखना है, यानी कि लुक एट थिंग्स इन डिटेल। और दूसरा है कंपास, जो दिखाता है कि किस तरफ सोचना है, यानी कि थिंक इन द राइट डायरेक्शन। तो समराइज करते हैं कि एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए हमें 2 हैबिट्स चाहिए। फर्स्ट हैबिट तो ये होनी चाहिए कि हमें डिटेल में देखना आना चाहिए, जो कि हमें मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाता है। और दूसरा सही डायरेक्शन में सोचना, जो कि हमें कंपास दिखाता है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ 5 टूल्स की ज़रूरत है। तो चलो पहला टूल देखते हैं, जो कि है साइंस इन्वॉल्व्स मेकिंग मॉडल्स। अगर हम याद करें, एक अच्छे साइंटिस्ट को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो डिटेल में देखना और दूसरा सही डायरेक्शन में देखना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने पास रख लेते हैं, और जितनी भी एक्स्ट्रा यूज़लेस चीज़ें होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमें जानना है कि हार्ट कैसे बीट करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ह्यूमन हार्ट का मॉडल बनाएंगे और उसको डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे। और जो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कि मसल्स, बोन्स और दूसरे ऑर्गन्स, उनको हम इग्नोर कर देंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कि अगर हमें जानना है कि वाटर में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेंगे, ना कि ये कि पानी कौन सा था, टैप का था, रिवर का था। इन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देंगे। अब एक क्रिकेट का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि बैट्समैन जब शॉट मारेगा तो बॉल 6 के लिए जाएगी या फिर नहीं जाएगी। तो मेन चीज़ें जो देखनी है वो हुआ मास ऑफ द बॉल, कि बॉल का कितना मास है, दूसरा की स्पीड कितनी है शॉट की, और तीसरा डायरेक्शन क्या है शॉट की। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सारी जो चीज़ें होती हैं कि ग्रास कैसी है ग्राउंड पे, किन टीम्स के बीच में मैच हो रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको हम इग्नोर करेंगे। ऐसे ही मॉडल्स का यूज़ एक फिजिसिस्ट ने किया जिनका नाम है मेघनाथ साहा। उन्होंने पता लगाया कि स्टार्स के जो कलर्स होते हैं उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर किया, और मॉडल में बस यही माना कि मैटर इन अ स्टार इज़ जस्ट मेड ऑफ हॉट गैस। तो समराइज़ करते हैं कि साइंटिफिक मॉडल्स बनाने के लिए हमें सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें देखनी हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना है। चलो अब दूसरा टूल देखते हैं, जिसका नाम है साइंस हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। इसका मतलब है साइंस की अपनी एक लैंग्वेज होती है। अगर हम याद करें, साइंस में हम मॉडल्स बनाते हैं जिसमें हम रेलिवेंट चीज़ें जो होती हैं वो रख लेते हैं अपने पास, और जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, उनको हम इग्नोर करते हैं। अब इस मॉडल को दुनिया को समझाने के लिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज तो चाहिए, यानी कि हमें कॉमन सिंबल्स और यूनिट्स चाहिए। जैसे मास को हम लिखते हैं m, और उसका यूनिट होता है किलोग्राम। अब यहाँ पर इस चीज़ का मास जो है वो है 5 kg। सो यहाँ पर kg जो हुआ, किलोग्राम जो हुआ, वो मास का यूनिट हुआ। नेक्स्ट वेलोसिटी को हम लिखते हैं v, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब जैसे इस कार की जो वेलोसिटी है वो है 100 मीटर पर सेकेंड,
तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी का यूनिट हुआ। नेक्स्ट फोर्स को हम लिखते हैं F और उसका यूनिट होता है न्यूटन। अब ये जो लड़का है इस बॉक्स पे 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन जो हुआ, N जो हुआ, वो इसका यूनिट हो गया फोर्स का। नेक्स्ट करंट को हम लिखते हैं I से और उसका यूनिट होता है एम्पियर। अब यहाँ पर इस बल्ब के अंदर 10 एम्पियर करंट जा रहा है, सो यहाँ पर एम्पियर जो हुआ वो करंट का यूनिट हो गया। चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि एक प्लेन को फ्यूल चाहिए था किलोग्राम्स में, पर एक क्रू ने गलती से उसको पाउंड्स में डाल दिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, 15,000 लीटर फ्यूल कम पड़ गया प्लेन को, जिससे कि हवा में ही फ्यूल ख़त्म हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। यानी कि एक गलत यूनिट से इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो और 1 किलो टमाटर मांगते हो, तो वो चाहे दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो या फिर लंदन हो, अब 1 किलो का मतलब तो सेम अमाउंट होगा हर जगह। और अगर सोचो हर दुकान में 1 किलो का मतलब अलग अलग होता तो कितना कन्फ्यूजन हो जाता। तो समराइज़ करते हैं कि साइंस में कॉमन सिंबल्स और यूनिट्स इसलिए होते हैं ताकि पूरी दुनिया एक ही भाषा में समझे और कोई गलती या कन्फ्यूजन ना हो। चलो अब तीसरा टूल देखते हैं जिसका नाम है साइंस कैन प्रिडिक्ट। तो अब साइंस की ना एक सुपर पावर होती है जो कि होती है प्रिडिक्शन, यानी आगे जो होने वाला है वो पहले ही बता देना। जब हम चीज़ों को ठीक से माप लेते हैं तो बता सकते हैं कि आगे क्या होगा, वो भी एविडेंस के बेसिस पे, ना कि अंदाजे से, ना कि एक गेस से। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका दोस्त बोल रहा है कि बारिश होएगी क्योंकि बादल जो है वो काले लग रहे हैं। अब ये जो है ना, ये बहुत वीक गेस है एक। अब इसी जगह कोई साइंटिस्ट होता तो वो क्या पूछता, वो पूछता कि ह्यूमिडिटी कितनी है, पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो ऐसे ही 80% से ऊपर थी क्या, हवा किस तरफ चल रही है, टेम्परेचर गिर रहा है या नहीं गिर रहा, वो ये सब पूछता। और ये हुई ना कि मतलब ऐसी प्रेडिक्शन जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अब एक फ़ुटबॉल का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप फुटबॉल को किक मारते हो तो अगर आपको किक की स्पीड और एंगल पता हो ना, तो आप फुटबॉल गिरने से पहले ही बता सकते हो कि फुटबॉल लगभग कहाँ गिरेगी। और ये जो है वो फुटबॉलर्स हर मैच में अपने दिमाग में कर लेते हैं। तो समराइज़ करते हैं कि गेस और प्रिडिक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और गेस जो होता है वो एक फीलिंग होती है बस, और प्रिडिक्शन जो है वो एविडेंस से बनती है और उसको चेक भी किया जा सकता है। चलो अब चौथा टूल देखते हैं जो कि है टेस्ट एवरी क्लेम। साइंस हमें एक ज़रूरी आदत सिखाती है जो कि है हर बात को आंख बंद करके मत मानो, पहले उसका रीज़न पूछो। जब भी कोई क्लेम सामने आए ना तो पहले हमें पूछना चाहिए कि इसके पीछे कोई सच्चा रीज़न है भी या नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे फेमस क्लेम, ग्रहण के टाइम खाना मत खाओ क्योंकि वो हार्मफुल बन जाता है, जहर बन जाता है। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। ग्रहण तो बस एक चंद्रमा की परछाई है ना, एक शेडो है, तो उससे होता क्या है, टेम्परेचर बदलता है क्या? नहीं, बहुत कम टेम्परेचर बदलता है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता, बहुत ही कम। खाना सिर्फ एक परछाई में रखते ही क्या मतलब वो जहर बन जाएगा, ख़राब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं होता। और ना ही कोई फिज़िकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल रीज़न है इसके पीछे। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक मिथ है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी आपके पास कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है कि गर्म पानी जो है वो सब बीमारियों का इलाज है, 20 लोगों को भेज दो आगे, तो भेजने से पहले ना खुद से कुछ सवाल पूछो कि इसका प्रूफ क्या है, व्हाट इज़ द प्रूफ, और किसी ने इसको टेस्ट किया है क्या, ठीक है। और तीसरी चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसके पीछे कोई सच्चा रीज़न है भी या नहीं है। और ज़्यादातर फॉरवर्ड्स जो है ना वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं जब आप ये सारे सवाल खुद से पूछते हो। चलो इसको समराइज़ करते हैं कि चाहे ग्रहण का मिथ हो या फिर वायरल व्हाट्सएप फॉरवर्ड, टूल तो देखो सेम ही है। तो मानने से पहले ना हमेशा एविडेंस और रीज़न मांगो, क्योंकि साइंस ये नहीं कहती कि मुझ पर भरोसा करो, साइंस ये कहती है कि हमेशा चेक करो।
चलो फिफ्थ टूल देखते हैं, जो कि आखिरी टूल है हमारा, द पावर ऑफ एस्टिमेशन। तो कभी कभी ना हमें एग्जैक्ट आंसर की ज़रूरत नहीं होती, एक रफ एस्टिमेट ही काफ़ी होता है ये जानने के लिए कि आंसर सेंसिबल है या फिर बिल्कुल बेकार है। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक दिन में आप कितनी हवा सांस लेते हो। चलो इसको देखते हैं कि अगर हम 1 मिनट में 15 ब्रेथ्स लेते हैं तो पूरे दिन में कितना हुआ। पूरे दिन में 1440 मिनट्स होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 1440 से तो 20,000 आएगा। तो एक दिन में हम 20,000 ब्रेथ्स लेते हैं और एक ब्रेथ में हम हाफ लीटर हवा तो लेते ही होंगे। तो इसको जब हम 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ को तो आंसर आएगा 10,000। तो करीबन 10,000 लीटर्स हम हवा लेते हैं एक दिन में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एस्टिमेट करके आंसर दे दिया। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक फैमिली में 4 लोग हैं और हमें बताना है कि एक महीने में उनको कितना चावल चाहिए रहेगा। तो इसको तोलो मत, बस इसकी रीजनिंग करो, जैसे कि इतना पर पर्सन लगेगा, इतना पर डे लगेगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और फिर उसको बाद में मल्टीप्लाई कर दो 30 से। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 100 ग्राम्स तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, और अगर आपका आंसर आ रहा है 2 टन्स तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब एस्टिमेशन जो है ना, वो ऐसे बेवकूफ़ वाले जो आंसर्स होते हैं ना, उनको तुरंत पकड़ लेता है। तो समराइज़ करते हैं कि साइंस एक परफेक्ट कैलकुलेटेड आंसर से ज़्यादा ना एक अच्छी रीजनिंग को वैल्यू देता है। एक स्मार्ट एस्टिमेट ना बता देता है कि आप सही रेंज में हो या फिर नहीं हो, और अक्सर ना इतना ही काफ़ी होता है। तो चलो समराइज़ करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा कि एक साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को 5 स्टेप्स में सोचता है। सबसे पहला तो मॉडल बनाओ, दूसरा लैंग्वेज और यूनिट्स देखो उसकी, तीसरा प्रिडिक्ट करो, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करो कि आपकी प्रिडिक्शन ठीक है या नहीं है, और फिर लास्ट में एस्टिमेट कर दो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर्स से अलग है। जैसे इसमें कोई एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं है, ये चैप्टर सिर्फ आपको सोचना सिखा रहा है, बाकी चैप्टर्स आपको नॉलेज देंगे। तो याद रखो, अपने 2 टूल्स हमेशा साथ रखना। कौन कौन से? पहला मैग्नीफाइंग ग्लास, जो आपको डिटेल में देखना सिखाएगा, और दूसरा कंपास, जो आपको सही डायरेक्शन में सोचना बताएगा। और जो हमने 5 स्टेप्स पढ़े, ये 5 स्टेप्स सिर्फ साइंस में ही नहीं, पढ़ाई में और लाइफ के डिसीजंस में भी काम आते हैं। सो अब कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन।